हेलो दोस्तों, मैं पंकज मेहरा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल BRD इंग्लिश प्लस पे। जैसा कि आपने पिछले दो प्रैक्टिस सेट्स पढ़े होंगे, एयरफोर्स के देखे होंगे, नेवी से रिलेटेड है। और मैं तो बोलूँगा मेनली फोकस ये एयरफोर्स और नेवी के लिए। बाकी जो आप क्वेश्चन सीखेंगे, जो कॉन्सेप्ट सीखेंगे, वो आप वेरियस एग्ज़ाम्स में काम में ले सकते हैं। जैसे SSC हुआ, राइट, CTET की एग्ज़ाम जो हो रही है, अभी BSTC की जो एग्ज़ाम्स होने वाली है, और स्टेट लेवल की जो भी एग्ज़ाम्स है, क्लरिकल एग्ज़ाम्स है जिनमें इंग्लिश आती है। तो ये सब जो नॉलेज है, जो आप इन वीडियोस के थ्रू गेन कर रहे हैं, आप इनको इन सभी पेपर्स में अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए, आज मैं पार्ट 3 या प्रैक्टिस सेट 3 लेके आया हूँ आपके लिए। और आज का पेपर बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया गया है। हाँ, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ कि द मोमेंट आपके पास में जैसे ही क्वेश्चन अपीयर होगा, ठीक है, स्क्रीन पे जैसे ही आपके पास में क्वेश्चन आया, तो आपको क्या करना है, यू हैव टू पॉज द वीडियो। आपको वीडियो को रोक देना, पॉज करना है, आपको क्वेश्चन पढ़ना है अच्छे से, और आपको अपने अकॉर्डिंग एक आंसर सोच लेना है, ठीक है। और उस आंसर के पीछे कोई लॉजिक होना चाहिए आपके पास में, ठीक है, कोई रीजनिंग होनी चाहिए आपके पास। देन आपको क्या करना है, वो वीडियो प्ले करना है, ठीक है। वो वीडियो प्ले करोगे तो आपको एक्सप्लेनेशन पार्ट में सुनना है कि क्या सर की एक्सप्लेनेशन है, क्या सर, क्या कॉन्सेप्ट है, रियल कॉन्सेप्ट है जिनके ऊपर ये चीज़ें बेस्ड है। तो इस तरीके से मुझे लगता है आप ज़्यादा सीख पाओगे, ना कि आप सिर्फ वीडियो को देख रहे हो। तो ठीक है, तो आई होप आप ये जो मेरा सजेशन है उसे ज़रूर मानेंगे। तो चलिए वीरो बढ़ते हैं अपने प्रैक्टिस सेट 3 की तरफ। और बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो प्रैक्टिस सेट 3 है, इसका एक एक क्वेश्चन, एक एक ऑप्शन इस तरीके से सेट किया गया है कि आपके पास में नॉलेज तो होना चाहिए। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप ध्यान से पहले वीडियो देखने से पहले सुन लीजिए कि आपको इसमें नॉलेज का भी यूज़ करना है, और आपको पूरे दरमियान क्या रहना है, अटेंटिव भी रहना है। बहुत ध्यान से आपको ऑप्शंस को चूज़ करना है, अदरवाइज़ आपके क्वेश्चंस गलत हो सकते हैं। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में ऐसा ही है। और वीडियो को अंत तक देखने के बाद में 20 में से आपका स्कोर ज़रूर बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिल इन द ब्लैंक्स है, आपको चूज़ करना है अप्रोप्रिएट प्रीफिक्स फॉर एक्सपीरियंस्ड। ये एक्सपीरियंस्ड वर्ड के लिए आपको प्रीफिक्स यूज़ करना है। प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है भाई, उपसर्ग जो पहले लगते हैं किसी वर्ड से पहले, जिनको यूज़ किया जाता है। तो अनुभवहीन के लिए हम लोग इनएक्सपीरियंस्ड वर्ड का यूज़ करेंगे, ठीक है, इनएक्सपीरियंस्ड वर्ड का यूज़ करेंगे। सो आर आंसर विल बी सी। जो लोग, अगर ऐसा पहला ही ऑप्शन मैंने इसीलिए दिया, अगर कोई ऐसा बोलेगा अनएक्सपीरियंस, तो ये बिल्कुल गलत है। स्पोकन में फिर भी बोलने को बोल देते हैं लोग, क्योंकि वहाँ पे मतलब समझ जाते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि इन बोले ही बोले, ठीक है। तो आई होप समझ गए होंगे, और ये इम्पॉर्टेंट है। आगे के क्वेश्चन में मैं इसको कवर करने वाला हूँ, आप हाल फिलहाल इसको याद रखिए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, पॉज करके आपको सोचना है, ठीक है। आई होप आपने सोच लिया होगा। चलिए, यहाँ पहले मैं आपको इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन नो डाउट प्रिपोजिशन का है और क्वेश्चन करेंगे, लेकिन उससे पहले एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा जिस बेसिस पे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। आप देखिए, मैंने आपको बताया था कंजंक्शन से जो है कभी कभी सेंटेंस ऐड होते हैं, कभी नाउन ऐड होते हैं जो हमारे सब्जेक्ट होते हैं। तो यहाँ अगर कंजंक्शन ऐड की बात करें, तो यहाँ पर जो दो ऐड हो रहे हैं, वो दो क्या ऐड हो रहे हैं, दो सेंटेंसेस है, ठीक है, जिसका सब्जेक्ट एक ही है। तो जो दोनों के टेंसेस होने चाहिए, वो टेंसेस क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पास्ट सिंपल है, कम केम, यहाँ भी क्या है, पास्ट सिंपल है। ये आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इस चीज़ के बेसिस पे आपको एरर देखने को मिलेगा, ठीक है। अभी ये जब बता रहा हूँ तब तो आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, ध्यान नहीं दोगे तो क्या होगा, फिर आप बोलोगे एरर नहीं मिल रहा हमें, ठीक है। तो ये एक पैटर्न बताया है, मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया है कि इस पैटर्न पे भी दिया जाता है। आप हमेशा ध्यान रखना, एंड से दो सेंटेंसेस ऐड हो रहे हैं, बैक टू बैक वर्ब आएगी, तो आपको समझना है बोथ सेंटेंस शुड बी कंस्ट्रक्टेड इन द सेम टेंस, ठीक है। तो ये तो थी एडिशनल बात। चलिए बढ़ते हैं, वीडियो लंबा नहीं हो जाए इसके लिए फटाफट से बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। प्रपोजिशन देख लिया होगा, वह आई और मेरे बगल में बैठ गई। तो देखो, बिसाइड का मतलब होता है, बिसाइड का मतलब होता है बगल में, और नेक्स्ट टू का भी क्या मतलब होता है, बगल में, ठीक है।
बी साइड्स का क्या मतलब होता है? बी साइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू, के अतिरिक्त, के अतिरिक्त, इसके अलावा, ठीक है, इन एडिशन टू। और बी साइड का क्या मतलब होता है? नेक्स्ट टू। इनका क्या मतलब होता है? पास में। इन दोनों का एक ही मतलब है, बगल में या पास में। और बिटवीन का मतलब आपको पता होगा। तो अब देखो, जब इन दोनों का ही मतलब पास में है, के अतिरिक्त तो नहीं होगा, ये हट गया और मेरे बीच में आके बैठ गए, ऐसा भी नहीं पॉसिबल हो सकता है। तो इन दोनों का सेम मतलब है, लेकिन आप सेंटेंस को ध्यान से देखोगे तो शी केम एंड सेट बिसाइड, बिसाइड यूज़ करोगे तो बिसाइड टू मी नहीं होता है। अगर ये टू नहीं होता तो उस कंडीशन में बिसाइड हमारा सही होता, लेकिन क्वेश्चन टू दे दिया है तो वी आर बाउंड टू टेक द शी ऑप्शन, ठीक है। क्योंकि हमको पता है नेक्स्ट, तो पता है नेक्स्ट होता है, अगला होता है, लेकिन नेक्स्ट टू का मतलब होता है जस्ट पास में, ठीक है। तो आर करेक्ट आंसर विल बी शी केम एंड सेट नेक्स्ट टू मी, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, थर्ड क्वेश्चन की तरफ। सॉरी दोस्तों, ये पीडीएफ में सबसे नीचे आ गए हैं, तो आई होप आप माइंड नहीं करेंगे। हमारे जो क्वेश्चंस है वो वन वर्ड से रिलेटेड है। थर्ड क्वेश्चन जो है, द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग टू और मोर वाइफ्स एट अ टाइम, मतलब एक ऐसी प्रथा जिसमें दो या दो से ज़्यादा पत्नियों को रखा जाता है एक ही समय पे, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों को, ऐसी प्रथा को जो बोला जाता है दैट इज़ पॉलीगैमी, ठीक है। दो या दो से ज़्यादा पत्नियों को रखना, ठीक है, राइट। पॉलीगैमी, दो या दो से ज़्यादा शादी करना। और बाईगैमी का मतलब होता है सिर्फ दो शादी करना, ठीक है। पॉलीगैमी का मतलब है दो या दो से अधिक, ये बहु है, ठीक है। बाईगैमी का मतलब दो शादी करना। पॉलीगन आपको पता है, बहुभुज को बोलते हैं पॉलीगन, बहुभुज, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षटभुज, पॉलीगन्स, ठीक है। तो आपको जो इस क्वेश्चन का आंसर है, द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग टू एंड मोर वाइफ्स एट अ टाइम, करेक्ट आंसर विल बी पॉलीगैमी, ठीक है। और आपको एक एडिशनल और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़, इससे कन्फ्यूज़न आपका क्लियर हो जाएगा, पॉलीएंट्री। पॉलीएंट्री भी ऐसी पॉलीगैमी जैसा ही है, लेकिन आप सुनिए ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ। इसका मतलब होता है, पॉलीएंट्री का मतलब होता है द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग टू और मोर वाइफ्स, नहीं, टू और मोर हस्बैंड। ऐसी प्रथा जहाँ पे दो या दो से अधिक पति होते हैं उसको बोला जाता है पॉली एंट्री। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पॉलीगैमी और पॉली एंट्री में कंफ्यूज नहीं हो। एक अगर आपको नहीं समझ में आया, आप ध्यान से देखें कि प्रैक्टिस ऑफ हैविंग टू और मोर हस्बैंड दैट इज पॉली एंट्री, और टू और मोर वाइफ्स दैट इज पॉलीगैमी, और जस्ट हैविंग ऑफ टू वाइफ्स दैट इज बाईगैमी, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वन हु कैन राइट विद बोथ हैंड्स एफिशिएंटली, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो अपने दोनों ही हाथों से ठीक उसी प्रकार उतना ही एफिशिएंट लिख सकता है, उतना ही प्रभावी तरीके से लिख सकता है, दोनों हाथों का यूज़ कर सकता है। तो ये डायरेक्ट आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, मैं आपको बता देता हूँ। इसको बोला जाता है एम्बीडेक्सट्रिस। क्या बोला जाता है? एम्बीडेक्सट्रिस, उभय हस्ती, ठीक है। उभय, उभय मतलब दोनों हाथ से। तो एम्बीवर्ट का क्या मतलब होता है? देखिए, दो वन वर्ड होता है आपके पास में, इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट, और एक होता है एक्सट्रोवर्ट। क्या मतलब होता है इनका? अंतर्मुखी और बाह्यमुखी। जो शर्मीला होता है, शाई होता है, उसको अंतर्मुखी बोलते हैं, और जो बोल्ड होता है उसको एक्सट्रोवर्ट बोलते हैं, ठीक है। शाई बोल दो आप, रिजर्व्ड बोल दो, अपने तक ही सीमित रहता है, संकुचित रहता है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया, एम्बीडेक्सट्रियस का मतलब बता दिया है आपका कि करेक्ट आंसर ये होगा उभय हस्ती, उभय दोनों ही हाथ से लिखने वाला। एम्बीवर्ट का मतलब पर्सन हैविंग बोथ द क्वालिटीज़ ऑफ इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट, मतलब कभी कभी वो शाई है, किन किन मामलों में वो बोल्ड है, दैट इज़ एम्बीवर्ट। डेक्सटीरियस, डेक्सटीरियस बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। डेक्सटीरियस का मतलब होता है दक्ष। डेक्सटीरियस का क्या मतलब होता है? दक्ष, या अपन जिसको क्या बोलते हैं, निपुण। तो इसके लिए मैं आपको कुछ वर्ड्स लिखाना चाह रहा हूँ, वो आप देखिए एक बार स्क्रीन पे और अच्छे से याद करने का प्रयास करें, क्योंकि ये आते हैं। मैं बताना चाह रहा हूँ आपको किसके बारे में, डेक्सटीरियस के बारे में। डेक्सटीरियस का मतलब क्या होता है? दक्ष। दक्ष का मतलब निपुण, कोई काम को करने में। तो इसके जो सिनोनिम है, जो एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, दैट इज़ एगाइल, सिनोनिम्स है, ठीक है, डेक्सटीरियस के। दैट इज़ एडेप्ट, एक आप एडेप्ट अडॉप्ट पढ़ते हैं तो एडेप्ट आता है, उसका मतलब भी दक्ष या निपुण होता है। एक आप समटाइम्स देखोगे डेफ्ट, डेफ्ट का मतलब भी दक्ष या निपुण होता है।
और एक फ्रिक्वेंट एग्जाम में पूछा गया था, दैट वाज एड्रॉइड। हाँ, एड्रॉइड इज़ ऑल्सो दक्ष निपुण। तो ये वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपको समझना दक्ष निपुण के लिए। 5 अपन ने वर्ड्स देख लिए हैं, आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट। आपके पास में एक वर्ड आ रहा है एम्बिगियस। एम्बिगियस का मतलब होता है अस्पष्ट, जो क्लियर नहीं है, दैट इज़ नॉट क्लियर। और इसको भी पूछा जाता है एक वर्ड से, दैट इज़ वेग, VAGUE। वेग का क्या मतलब है? एम्बिगियस, अस्पष्ट। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ हो गया, फिफ्थ हमारा जो क्वेश्चन है वो हमें ऊपर मिलेगा कहीं, आज थोड़ी परेशानी हो रही है। चलिए, फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास में आ गया है पैसिव वॉइस का। और पैसिव वॉइस मैंने आपको बताया, पैसिव और नरेशन हमको एलिमिनेशन से करना है। सबसे पहले अपन ने देख लिया यहाँ पे टेंस कौन सा है, नोबडी के साथ सिंगुलर, प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल किस में चेंज होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूस में। ठीक है, नोबडी को समबडी को नहीं लिखा जाता, ये नेगेटिव है और इसको नहीं लिखेंगे तो नॉट भी आएगा। तो शी इज नॉट नोन टू एनीबडी। ठीक है, ये इसका सही आंसर होगा। देखो, नोबडी को एनीबडी में चेंज कर दिया और जो नो वाला सेंस है उसके लिए हमने यहाँ पे नॉट यूज़ कर दिया। इस पैसिव वॉइस को क्यों चूज़ किया गया है? देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आपको इसकी ब्यूटी नहीं समझ में आएगी। आप ध्यान से इसके ऑप्शंस को पढ़ेंगे, आपका उत्तर आप देंगे तो आपको समझ में आएगा। इसीलिए मैंने आपको बोला था आप वीडियो पॉज करें, ध्यान से एक बार आंसर्स ऑप्शंस को देखें। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने आपके लिए एक एक ऑप्शन खुद सेट किया है, तो क्या सही होगा क्या नहीं होगा, कौन सा क्यों गलत होगा, वो भी आप देखें। तो बी आंसर विल बी करेक्ट, सी इज़ नॉट नोन टू एनीबडी। यहाँ जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पैसिव वॉइस में सबके साथ में आप बाय का यूज़ नहीं करोगे। देयर आर सर्टन वर्ब जिनके साथ में दूसरे प्रिपोजिशन यूज़ किए जाते हैं, और यहीं से आप प्रिपोजिशन भी सीख रहे हैं कि जब भी नो आएगा तो अपन को बाय का यूज़ नहीं करना है, हम लोगों को किसका यूज़ करना है? वी विल यूज़ टू। ठीक है, तो ये ऑप्शन बहुत सिमिलर है, डी ऑप्शन, लेकिन इसको क्यों एलिमिनेट किया हमने? क्योंकि हाँ, अच्छा, इसमें वर्ब दूसरी दे दिए तो ये एलिमिनेट हो गया, ये उसने एडजेक्टिव ही चेंज कर दिया। ठीक है, हाँ, ए ऑप्शन बहुत क्लोज है इसके, देखो। ठीक है, नोबडी से भी सही हो सकता था, लेकिन फिर यहाँ उसने क्या किया है? प्रिपोजिशन गलत यूज़ किया। तो आई होप आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है ये जो समझ में आ गया होगा। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि पैसिव वॉइस में जब नो की वर्ब की थर्ड फॉर्म बनेगी नोन, ठीक है, तो वहाँ बाय यूज़ नहीं करेंगे, इंस्टेड ऑफ बाय वी विल यूज़ टू। ये आपका एक प्रिपोजिशन का भी हो गया क्वेश्चन और वॉइसेस का भी हो गया। और ये नो बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है एग्ज़ाम में। नो वन कैन डिफीट खली। अब देखो, ऐसा ही कॉन्सेप्ट आ गया है, मैंने जानबूझ के इसको लिया है। मैंने आपको बोला नो बडी, नो वन, ये जब भी होंगे तो इनको बाई के साथ में नहीं लिखते हैं, लेकिन ऊपर कोई ऑप्शन नहीं था लास्ट वाले क्वेश्चन में। और नो वन है, नो बडी है, तो इनको जब नहीं लिखेंगे तो नो वाला सेंस किससे आना चाहिए? नॉट से सेंटेंस में रिपीट हो रहा होना चाहिए। तो खली ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, चारों में ही है। मॉडल, ये मैंने पिछली वीडियो में बता दिया आपको, देखो अगर आपने देखा होगा तो मैंने आपको बार बार बताया कि एक्टिव वॉइस में जब भी मॉडल प्लस V1 आएगा तो व्हाट पैसिव कंस्ट्रक्शन कि वही मॉडल होना चाहिए, बी होना चाहिए, और वर्ब की क्या होनी चाहिए? थर्ड फॉर्म। तो खली, लेकिन अपन को नॉट भी लेना है, देखना नोबडी वाला सेंस लेना अपन को, तो अपन बोलेंगे खली, कैन नॉट बी, और वर्ब की क्या यूज़ करी? थर्ड फॉर्म। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब देखिए दोस्तों, इसमें आपको मज़ा आने वाला है। आज मैंने आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए इसके लिए मैंने अलग से 5 जो है एरर उठाए हैं। एरर बच्चों को काफ़ी डिफ़िकल्ट लगते हैं, एरर की क्या अप्रोच होनी चाहिए, तो वही आपको मैं बताना चाह रहा हूँ। और जो फ्रिक्वेंटली आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती है, जिन पैटर्न्स पे पूछा जाता है, तो फर्स्ट जो हमारे पास में एरर है, ध्यान से देखिएगा। मैंने आपको क्या बोला, आज का पेपर मैंने बहुत अच्छे से सेट किया है, तो आप अगर अटेंटिव नहीं होगे, ध्यान से ऑप्शन चूज़ नहीं करोगे, तो 101% आप क्वेश्चंस गलत करोगे, इट इज़ गारंटी। ठीक है, तो आप वैसा नहीं करें। मैं तो यही चाहूँगा कि आप बहुत इत्मीनान से इसको पॉज करके पहले क्वेश्चन को समझे, अपना लॉजिक लगाएं, उसके बाद में देखते हैं। चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आदित्य एज वेल एज वन ऑफ हिज फ्रेंड्स। तो देखो, हम लोगों ने जो लास्ट वीडियोज़ में जो नॉलेज एक्वायर की है उसको भी अपन लगाते चलेंगे, मैं आपको याद दिलाता चलूँगा। ठीक है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आया हमारे पास में, आदित्य एज वेल एज,
तो जैसे मैंने आपको बताया था, और जब भी आता है, और नॉर, तो S2 के अकॉर्डिंग आती है वर्ब। उसी प्रकार से एज वेल एज जब भी आता है, विद आता है, टुगेदर विद आता है, तो अपन किसके अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं? S1 के अकॉर्डिंग। और S1 क्या है? आदित्य है, तो सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए, ठीक है ना। तो वर्ब क्या हो जाएगी हमारे पास में? वॉज। अब एक चीज़ और बताओ, तो ये तो हमारा ये क्वेश्चन हो गया है, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन हो गया है हमारा। सी पार्ट में एरर है, वी विल यूज़ वॉज इंस्टीड ऑफ वर। क्यों यूज़ करेंगे? क्योंकि कंजंक्शन एज वेल एज है, ये जब भी आता है हम लोग S1 के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं। अब मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ आपके नॉलेज के लिए। क्वेश्चन चेंज हो गया, क्वेश्चन चेंज हो गया। अब आपके लिए ये हो गया है कि सपोज करो यहाँ पे और होता, अभी बताया था मैंने आपको कि यहाँ कंजंक्शन क्या होता है। सॉरी दोस्त, ये दिख नहीं रहा है। अगर यहाँ पे कंजंक्शन और होता तो फिर क्या वर्ब आनी चाहिए? तो अभी बताया, और जब भी आएगा, और आएगा, नॉर आएगा, तो लास्ट वाले के अकॉर्डिंग होगा। और लास्ट में क्या है? कल मैंने आपको बताया कि वन ऑफ जब भी आएगा तो वन ऑफ के बाद में प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा। ये आ गया प्लूरल काउंट। और इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा? प्लूरल आएगा? नहीं, मैंने बोला नाउन प्लूरल आएगा, लेकिन ये पूरी फ्रेज जो है ना, ये वर्ब जो है, ये सिंगुलर है। तो उस कंडीशन में अगर और आता तो उस कंडीशन में भी यहाँ क्या आ जाता? वॉज ही आता। प्लीज़ आप ध्यान से इसको समझिएगा। मैं बोलना चाह रहा हूँ कि और जब आता, अगर यहाँ पे एज वेल एज की जगह और आता, तो और आता तो S2 के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं हम लोग। और S2 एक पैटर्न है कि वन ऑफ के बाद में प्लूरल नाउन आता है, लेकिन ये पूरी जो फ्रेज है ये सिंगुलर का काम करती है, इसलिए वर्ब भी क्या आती? सिंगुलर। ऐसे आप आगे की कुछ एरर्स में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियोज़ में जो सिमिलर एरर्स आएंगे वहाँ आप देखेंगे कि वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आता है, लेकिन ये जो पूरी फ्रेज होती है ये सिंगुलर है। एक एग्जांपल दे देता हूँ, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, आर मिसिंग नहीं होगा, वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज मिसिंग। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ही अपीयर्स टू बी अ ऑनेस्ट मैन। तो देखो बहुत सिंपल सा है, आर्टिकल से रिलेटेड एरर है, आप सभी लोगों को मिल गया होगा यहाँ पे। ही अपीयर्स, ही के साथ सिंगुलर वर्ब आई, ही अपीयर्स टू बी एन ऑनेस्ट मैन, ठीक है। ये तो आपको पता ही है, ठीक है। तो आपको पता क्या नहीं है वो मैं आपको बता देता हूँ। चलिए अब मैं आपको बोलता हूँ कि यहाँ पे अगर मैं, आपका सेंटेंस यहीं पे ख़त्म हो रहा होता तो फिर क्या एरर होता? ही अपीयर्स टू बी ऑनेस्ट, फिर भी अपन एन का यूज़ करते क्या? नहीं, ठीक है। फिर क्या करेक्शन हो जाता? ही अपीयर्स टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। ए एन आने के लिए आपका एडजेक्टिव के बाद में नाउन होना चाहिए, ठीक है। ये तो एडजेक्टिव है ना, ऑनेस्ट, इसके बाद में नाउन होगा तो ए और एन का यूज़ करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंडिया अलॉन्ग विद इट्स नेबरिंग कंट्री। अगेन ये जो अपन ने एरर का फर्स्ट क्वेश्चन किया उसी के ऊपर बेस्ड है। मैं आपको बता देता हूँ, देयर आर सर्टन कंजंक्शंस, वो आएंगे तो अपन S1 के अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे ऊपर मैंने आपको क्या बताया, ऊपर जो आया था हमारे पास में क्या आया था? एज वेल एज, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। या फिर विद फैमिली। विद कौन सी फैमिली? विद एक तो छोटा सा अकेला विद, एक अलॉन्ग विद, एक टुगेदर विद, ठीक है। ये हुआ। इसके अलावा बिसाइड, बिसाइड है ना, बिसाइड्स नहीं, वो अपन ने कर दिया, सॉरी बिसाइड, सॉरी बिसाइड्स, ठीक है। बिसाइड नहीं, आज की प्रैक्टिस सेट में अपन ने दोनों देखा, तो अपन बात कर रहे हैं बिसाइड्स, एक्सेप्ट। तो ये कुछ है कि एज वेल एज, विद, अलॉन्ग विद, टुगेदर विद, बिसाइड्स, एक्सेप्ट, इन एडिशन टू। इन कंजंक्शन से अगर हमारे सब्जेक्ट ऐड हो रहे हैं तो फिर हम S1 के अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे। जैसा आपने एज वेल एज वाले में देखा ही होगा, जब हमारे पास में एज वेल एज था तो हमने S1 के अकॉर्डिंग किया। और इसी के जैसे ही क्या है, विद है, टुगेदर विद है, तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे अलॉन्ग विद आ गया। ये विद फैमिली का है, विद फैमिली का है, तो हम किसके अकॉर्डिंग वर्ब यूज़ करेंगे? इंडिया के अकॉर्डिंग। तो वर्ब क्या आ रही है? सिंगुलर वर्ब आ रही है, तो ये तो कुछ एरर नहीं हुआ। थोड़ा सा टिपिकल एरर है भाई। इंडिया अलॉन्ग विद इट्स नेबरिंग कंट्रीज हैज़ रिफ्यूज टू साइन द ट्रीटी, कि भारत अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ में मिलकर ट्रीटी पे साइन करने से मना कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो एरर है वो क्या, किस पार्ट में है? देखिए दोस्तों,
ये जो इट्स लिखा हुआ है एपिस्टॉप के साथ, इसका एक्चुअल मतलब क्या होता है? इट इज़। तो ये इट इज़ नहीं होना चाहिए, इट शुड बी इट्स, बिना एपिस्टॉप के साथ में। आई होप आपको समझ में आया होगा। इट्स का मतलब होता है इसके, और इट्स एपिस्टॉपी वाले का मतलब होता है इट इज़, राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा। दैट पार्ट एरर इज इन पार्ट ए, और हम बोल सकते हैं वी विल यूज़ इट्स इंस्टेड ऑफ इट इज़। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द क्रिमिनल वॉज हंग लास्ट नाइट। अब इसको करने से पहले एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन, आप एडिशनल तो क्या है आपको पता होगा कि लास्ट नाइट लास्ट मंथ जब भी आता है तो सेंटेंस होता है पास्ट सिंपल का। तो पास्ट सिंपल का नहीं है, लेकिन ये पैसिव कंस्ट्रक्शन है। पास्ट सिंपल होता है तो अपन क्या करते हैं, वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म यूज़ की जाती है ना। तो ये पास्ट सिंपल का पैसिव कंस्ट्रक्शन है, दैट द क्रिमिनल वॉज हंग लास्ट नाइट। लेकिन दो कंफ्यूजिंग वर्ब है दोस्तों। एक हैंग का मतलब लटकाना होता है, जैसे दीवार पे कुछ बोर्ड टांगना, लटकाना, और एक हैंग का मतलब फांसी देना होता है। तो ये बोला क्रिमिनल को फांसी दी गई, तो जो फांसी दी गई वो होता है हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड, फांसी देना। ठीक है। और जो एक हैंग होती है, जो फर्स्ट फॉर्म होती है, जिसका मतलब टांकना होता है या लटकाना होता है, उसकी जो सेकंड फॉर्म होती है वो हंग और हंग होती है। इसका मतलब टांकना और इसका मतलब फांसी देना, फांसी देना। ठीक है। तो यहाँ बोला जाता है क्रिमिनल को फांसी दे दी गई पिछली रात को। तो फांसी दे दी गई मतलब पास्ट सिंपल है, पास्ट सिंपल है तो वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म आएगी। तो फांसी देने के लिए हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड। तो वी विल यूज़ हैंग्ड इंस्टीड ऑफ हंग, वी विल यूज़ हैंग्ड इंस्टीड ऑफ हंग। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप अगर इसे ध्यान से नहीं करोगे तो ये गलत हो जाएगा। स्लो एंड स्टडी ओन्स द रेस। ये एक सिंपल सी प्रोवर्ब है कि जो धीमा और निरंतर होता है वो रेस जीतता है। तो एक तो आपको पता होना चाहिए ये एक एक्सेप्शन है। एंड से जुड़ते हैं तो वैसे प्लूरल वर्ब आती है, लेकिन यहाँ क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी, क्योंकि ये एक्सेप्शन है। और एक चीज़ आपको ये भी ध्यान रखनी है कि यहाँ ओन्स कभी नहीं आएगा, ना तो ओन आएगा। ऐसा नहीं है कि आप ओन्स कर दो, जो बंदे ओन्स बोल रहे हैं वो गलत है। ये एक प्रोवर्ब है, यहाँ वर्ड्स फिक्स रहते हैं। तो वी विल यूज़ स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वीडियो लंबी हो रही है दोस्तों, इसके लिए मैं आपको थोड़ा जल्दी करवाना चाहता हूँ। ठीक है। चूज़ द करेक्ट प्रिपोजिशन। राम इज़ एल्डर फिल इन द ब्लैंक श्याम। तो देखिए एल्डर कंपैरेटिव डिग्री है, लेकिन आपको एल्डर कंपैरेटिव डिग्री है, लेकिन आपको ध्यान रखना है एल्डर के साथ देन नहीं आता है। ठीक है। क्या क्या यूज़ किया जाता है, एल्डर टू। देन किसके साथ यूज़ किया जाता है, देन यूज़ किया जाता है ओल्डर के साथ, ओल्डर देन। ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री में ये देन यूज़ किया जाता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, राम इज़ एल्डर टू श्याम। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शी टेक्स फिल इन द ब्लैंक्स हर सिस्टर। अब देखिए इसके लिए आपको एक फ्रेजल वर्ब पता होनी चाहिए, टेक आफ्टर। टेक आफ्टर, टेक आफ्टर का मतलब होता है, टेक आफ्टर, टेक आफ्टर का क्या मतलब होता है, टेक आफ्टर का मतलब होता है रिजेंबल। अब ये आपको बताया होगा नो प्रिपोजिशन में भी, रिजेंबल के साथ में भी प्रिपोजिशन नहीं आता है। तो रिजेंबल का क्या मतलब होता है, जैसा लगना या उसके जैसा प्रतीत होना। तो इस सेंटेंस जो रिजेंबल का मतलब बनेगा, वही मतलब टेक आफ्टर और टेक्स आफ्टर का बनेगा। शी टेक्स आफ्टर हर सिस्टर मतलब वह अपने बहन की जैसी लगती है। ठीक है। तो ये आपकी एक फ्रेजल वर्ब है। टेक आफ्टर का मतलब होता है जैसा लगना, या अपन बोल सकते हैं इसका सिनोनिम क्या है, रिजेंबल। और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि रिजेंबल के साथ में भी क्या आता है, नो प्रिपोजिशन। मैंने आपको बताया जैसे अटैक है, इन्वेड है, डिस्कस है, डिस्क्राइब है। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चूज़ द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। दोस्तों ये बहुत बार पूछा गया है, डिसीव। डिसीव का मतलब, डिसीव मैंने पिछले आपको प्रैक्टिस सेट में दिया है, पिछले प्रैक्टिस सेट के लास्ट क्वेश्चन के ऑप्शन में था डिसीव, तो वहीं से उठाया है मैंने। डिसीव की स्पेलिंग बहुत बार पूछी भी जाती है, ऐसा नहीं है सिर्फ वहीं से उठाया है। ठीक है। तो डिसीव और रिसीव की स्पेलिंग सेम है, दैट इज़ RECEIVE। ठीक है। दोनों की एग्ज़ाम में जो स्पेलिंग है वो पूछी जाती है। ओके, मैंने एक गलत मार्क कर दिया है। मैं क्या बोल रहा हूँ, डिसीव और रिसीव की ऑलमोस्ट स्पेलिंग क्या है, सेम है। तो जो डिसीव होगा दैट इज़ दिस वन, और रिसीव भी क्या होगी, सेम स्पेलिंग होगी, बस आपको ध्यान रखना आर आएगा। ठीक है। ऑप्शन सी विल बी
करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पोर्चुगीज़। पोर्चुगीज़ का मतलब होता है पुर्तगाली, ठीक है। तो पुर्तगाली की स्पेलिंग जो है आपको डायरेक्टली याद रखनी है, दैट इज़ PORTUGUESE। आपको ध्यान रखना है इस यू का और इस यू का। करेक्ट विल बी बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। ओके, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। तो इनडायरेक्ट स्पीच के लिए मैं क्या बोला गया है, टीचर सेड टू हिम हु रॉट द रामायण। तो हम बोलेंगे टीचर पूछ ही रहा है, तो हम डेफिनेटली किसका यूज़ करेंगे, टीचर आस्क्ड हिम बाय हुम वॉज। नहीं भाई, ये कंस्ट्रक्शन पढ़ के आप कंफ्यूज नहीं होना है, ये उसने नरेशन में पैसिव बनाने की कोशिश की है। इस टाइप के क्वेश्चन के अपन पैसिव ऐसे बनाते हैं, ये नहीं होगा। बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। द टीचर आस्क्ड हिम हु डिड रॉट। तो अब यहाँ पे हम लोग टेंसेस का सहारा लेंगे, देखेंगे जो सेंटेंस कंस्ट्रक्ट किया गया है वो कंस्ट्रक्ट किया गया है पास्ट सिंपल में, और पास्ट सिंपल को चेंज किया जाता है पास्ट परफेक्ट में। तो परफेक्ट के लिए हेड प्लस थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, और हेड फॉर प्लस थर्ड फॉर्म हमारे पास में सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप वीडियो को एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आप देखना चाहें तो इसको, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट सिनोनिम जो बच्चों को नहीं आते हैं लेकिन मतलब चूज़ किए गए हैं बार बार प्रैक्टिस सेट्स को, जो प्रीवियस ईयर्स एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन हैं उनको देख के आपके लिए बनाए गए क्वेश्चन है। वेरी इंपॉर्टेंट, डेलीजेंट। ये वर्ड पूछा जाता है सिनोनिम में। अब डेलीजेंट का एक वर्ड का, डेलीजेंट का मतलब क्या होता है, मेहनती, ठीक है। मैं आपको कुछ और वर्ड बता देता हूँ। डेलीजेंट का मतलब होता है हार्ड वर्किंग। SEDS का मतलब भी हार्ड वर्किंग होता है, ठीक है। लेबरियस का मतलब भी हार्ड वर्किंग होता है, और इंडस्ट्रियस का मतलब भी क्या होता है, हार्ड वर्किंग होता है। तो आर करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑल ऑफ दिस। ये सभी इसके सिनोनिम है। और आपको देखना है ये कंफ्यूजिंग वर्ड में आता है, एक तो इंडस्ट्रियल होता है, इंडस्ट्रियल का मतलब औद्योगिक, और ये एक इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस का मतलब मेहनती, डेलीजेंट, ऑसिडियस, ठीक है। ये वर्ड भी बहुत बार पूछा जाता है। ऑल द ऑप्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। और लेबरियस, लेबरियस वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको कैसे पूछा जा सकता है, एक तो लेबर का मतलब तो श्रम का, मजदूर होता है या मजदूरी करना। लेबरियस का मतलब परिश्रमी या मेहनती, और इसकी स्पेलिंग गलत ऐसी पूछी जाती है, LABOUR, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है ये यू नहीं आएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चूज द करेक्ट एंटोनिम। अब एंटोनिम आपको देखना है किसका, एक बहुत ही ईजी वर्ड है, डीप। डीप का आप सभी को मतलब पता है, डीप का मतलब होता है गहरा। तो गहरा मतलब ज़्यादा गहरा, ठीक है। इसका क्या होगा भाई, कम गहरा। कम गहरे को हम बोलते हैं छिछला, ठीक है। तो इंग्लिश में इसको क्या बोला जाएगा भाई, डीप का हाई नहीं होगा, डीप का क्या होगा, बहुत ज़्यादा गहरे का कम गहरा। कम गहरे को बोला जाता है सैलो। आई होप आपने ये पढ़ा होगा, आपने जब 12th में डीप वाटर करके एक चैप्टर था आपके बाय विलियम डगलस। तो स्विमिंग पूल जो होता है उसकी हाइट कुछ ऐसी होती है, ठीक है। तो ये तो क्या है, डीप एंड है, ठीक है, ये गहरा है। और ये कैसा है, कम गहरा है, शैलो एंड, ठीक है। तो डीप का एंटोनिम शैलो। और एक एडिशनल बताना चाहूँगा, रेज मतलब बड़ा हुआ, ऊपर उठा हुआ, ये नहीं होगा। ड्रोन, इसी चैप्टर में, जो चैप्टर मैंने आपको बताया डीप वाटर, उसी चैप्टर में क्या है आपके पास में, ड्रोन। ये ड्रोन का मतलब होता है डूबना, व्यक्ति का डूबना। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बता देता हूँ आपको, डूबना। और इसकी सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होगी, दैट विल बी ड्रोन्ड, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक आ गई हमारे पास में ईडियम, बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप ध्यान से सुने, लास्ट के कुछ मिनट है, प्लीज़ ध्यान से सुने। ईडियम है ग्रीन हॉर्न। ग्रीन हॉर्न आज मैंने आपको बताया था, एक वर्ड होता है एक्सपीरियंस के साथ में जो लगता है, दैट इज़ इन एक्सपीरियंस, ठीक है। तो ग्रीन हॉर्न का मतलब क्या हो गया, इन एक्सपीरियंसड हो गया, अनुभवहीन। ये आज ही आपने सीखा है, ठीक है। और मैं आपको बताता हूँ इस ईडियम का मतलब इन एक्सपीरियंस भी हो गया, इसी का मतलब नोवाइस हो गया। नोवाइस का मतलब भी क्या होता है, जो नया है किसी काम को करने में। नेव और टायर, ये सभी बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, इनको अच्छे से याद कर लो, आप देखोगे इन सभी को, और हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा बी। ग्रीन हॉर्न का मतलब होता है अनुभवहीन व्यक्ति, इन एक्सपीरियंस पर्सन, नोवाइस, नेव, और वी कैन से टायरो। बिगिनर भी बोलते हैं, और बिगिनर क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बिगिनर की क्या आती है, स्पेलिंग आती है।
बिगिनर और बिगिनिंग की स्पेलिंग आपको ध्यान रखना है। बिगिनर और बिगिनिंग में क्या हो जाएगा, एन रिपीट होगा। इसका मतलब भी क्या होता है, यही होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। डार्क हॉर्स। अब यहाँ मैं आपको कुछ ईडियम्स बताना चाहूँगा। डार्क हॉर्स का मतलब होता है छुपा रुस्तम, अनएक्सपेक्टेड विनर, जिसके जीतने की गुंजाइश कम थी और अचानक से वो जीत जाता है। ठीक है, तो ये था हमारे पास में डार्क हॉर्स। एक देखिए, टू बी गुड एट गार्डनिंग, कि गार्डनिंग में अच्छा होना या गार्डनिंग का शौक होना, इसके लिए एक ईडियम है, दैट इज़ ग्रीन फिंगर्स। दोस्तों आज मैंने आपको क्या लिखा है, ग्रीन हॉर्न। ग्रीन हॉर्न का मतलब इनएक्सपीरियंस, और ग्रीन फिंगर्स, हैविंग ग्रीन फिंगर्स का मतलब होता है टू बी गुड एट गार्डनिंग और टू हैव हैबिट ऑफ और इंटरेस्ट ऑफ गार्डनिंग। ठीक है, ऑड मेंबर ऑफ ग्रुप, किसी भी ग्रुप का ऑड मेंबर, एक अजीब सा दिखने वाला मेंबर, इसके लिए एक ईडियम है हमारे पास में, ब्लैक शिप, काली भीड़, ब्लैक शीप। ब्लैक शीप का क्या मतलब होता है, ब्लैक शीप का मतलब होता है कोई भी अलग सा हट के दिखने वाला मेंबर। और एक है अपने पास में वेरी एक्सपेंसिव बट लेस यूजफुल, बहुत ज़्यादा महंगा है लेकिन कोई काम का नहीं है, अपन जिसको बोलते हैं सफ़ेद हाथी, वाइट एलिफेंट। तो इस ईडियम के थ्रू मैंने आपको कुछ कलर से रिलेटेड, डार्क हॉर्स का मतलब है अनएक्सपेक्टेड विनर, ग्रीन फिंगर्स का मतलब होता है जिसको बागबानी करने का शौक है, ब्लैक शीप का मतलब है कुछ ऐसा मेंबर जो हटके हैं ग्रुप में से, और वाइट एलिफेंट का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ जो बहुत महंगी है और वो बहुत कम काम की है। तो दोस्तों ये थे आज के 20 क्वेश्चन। आई होप आपको सारा क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर नहीं समझ में आए, आपकी कोई क्वेरीज़ है, तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। आपके कमेंट्स का डेफिनेटली रिप्लाई किया जाएगा। चैनल पे और अच्छे से अच्छे वीडियो डाले जाएंगे। और आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, मैं वीडियो की स्टार्टिंग में कहना भूल गया था, लेकिन मुझे पता है आपका सपोर्ट मुझे मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।